पॉलिटी क्लास डे 19। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग पॉलिटी की क्लास में अब तक पढ़ लिए हैं भारतीय संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में और मंत्री परिषद के बारे में। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद हमारे पीछे के वीडियोस में हो रखे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 76 से लेकर आर्टिकल 81 तक, यानी महान्यायवादी क्या होता है, संसद क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है। इन सारी बातों पर आज हमारी चर्चा होगी। तो सीधे आते हैं हम अपने पॉइंट पर। हम बात करेंगे भारत के महान्यायवादी का। आर्टिकल नंबर 76 में हम लोग बात करते हैं किसकी? महान्यायवादी की। महान्यायवादी क्या होता है? महान्यायवादी देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है, देश का प्रथम कानूनी अधिकारी होता है। जैसे अगर मान लो कि सरकार बनाम अगर व्यक्ति होता है, तो सरकार के केस की देखरेख कौन करता है, सरकार के मुकदमे की सुनवाई कौन करता है? तो वो करता है महान्यायवादी। कल को आपको गुस्सा आ गया, आप मोदी जी पर केस कर दो, तो मोदी जी थोड़े आपके केस लड़ने आएंगे। आपके जगह पर, मोदी जी के जगह पर उनका वकील जो होगा वही होगा आपका देश का महान्यायवादी। तो देश में जो होता है वो महान्यायवादी होता है, और राज्य में जो होता है उसको हम लोग एडवोकेट जनरल बोलते हैं, उसको महाधिवक्ता बोलते हैं। जैसे देश में महान्यायवादी होता है, वैसे ही राज्यों में क्या होता है? महाधिवक्ता होता है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, इसको हम लोग एजी बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। ये देश का प्रथम कानूनी अधिकारी होता है, और ये एकलौता ऐसा व्यक्ति होता है जो संसद का मेंबर ना होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। वोट देने का अधिकार नहीं है, मतलब कि संसद में जाएगा, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं देगा। दूसरी बात, अगर हम बात करेंगे महान्यायवादी बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो वो व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता हो वो महान्यायवादी बन जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? वही जो हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल एडवोकेट रहा हो, या किसी हाई कोर्ट में कितने साल, 5 साल क्या रहा हो, जज रहा हो। अगर ऐसी उसके पास योग्यता है तो वो महान्यायवादी बन जाएगा। तो महान्यायवादी बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता हो। दूसरी बात, महान्यायवादी संसद का सदस्य न होते हुए भी पार्लियामेंट में बोल सकता है। तीसरी बात, महान्यायवादी सरकार के केसों की सुनवाई करता है, इसलिए देश का प्रथम विधि अधिकारी कहलाता है। इसी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 76 में किया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 77 और आर्टिकल 78 क्या है, जरा इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हमारी हो जाए कि 77 एंड 78 में किस बात की चर्चा की गई है। 77 में ये कहा गया है कि भारत में जितनी भी कार्यपालिका कार्यवाही है वो सब किसके नाम से होती है? राष्ट्रपति के नाम से होती है। जितने भी काम होते हैं इंडिया में, विदाउट राष्ट्रपति के परमिशन से कोई काम होता नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति कठपुतली है, नाम मात्र के हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति कोई भी काम करेंगे तो उनके सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। पीछे पढ़ चुके हैं आप लोग आर्टिकल नंबर 74, और उस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन था? प्रधानमंत्री, जिसकी चर्चा हम लोग आर्टिकल 75 में किए थे। तो 74 मंत्रिपरिषद सलाह के लिए बनी थी, और उसी मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। लेकिन हमारा संविधान का आर्टिकल 77 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, अगर हमारे देश में कोई भी कार्यपालिका का काम होगा तो राष्ट्रपति के नाम से होगा। देखिए लिखा है, भारत सरकार के कार्यों का संचालन, इसके अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्यवाही किसके नाम से की जाती है? राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। अब दूसरी बात एक और ध्यान रखना, संसद में तो राष्ट्रपति बैठते नहीं है, पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में बैठता कौन है? प्रधानमंत्री बैठता है। तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रपति को जो भी काम करने जा रहा है उसके बारे में सूचना देना, उसके बारे में बताना, ये कर्तव्य है। ध्यान रखना, कर्तव्य का मतलब क्या होता है? ये एक नॉर्मल जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि आप हमें बताइए। तो आर्टिकल 78 ये प्रदर्शित करता है कि राष्ट्रपति और पीएम के बीच का रिलेशन संबंध स्थापित करता है। राष्ट्रपति और देश के पीएम के संबंध किस आर्टिकल में देखने को मिलते हैं? तो आर्टिकल नंबर 78 में देखने को मिलता है। तो 76 अटॉर्नी जनरल, 77 भारत की सारी कार्यपालिका का काम किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से। और 78 भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध, यानी किसी भी तरह का अगर कोई भी जानकारी होगा वो राष्ट्रपति को पीएम के देने का क्या है? कर्तव्य है। प्रधानमंत्री संसद की कार्यवाहियों की जानकारी किसको देंगे? पीएम को देंगे। ये बातें यहां पर हम लोगों ने की है। आगे हम बात करेंगे संसद के बारे में। आगे हमारी बात होगी किसके बारे में? संसद के बारे में। तो संसद का मतलब क्या होता है? संसद, हमारे देश में संसदीय व्यवस्था कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। अब देखो दो तरह का क्वेश्चन होता है। अगर क्वेश्चन आएगा संसद के अंग कितने हैं, और अगर क्वेश्चन आएगा संसद के सदन कितने हैं। जब अंग पूछेगा तो 3 बताना, अंग पूछेगा तो कितना बताना? 3। एक लोकसभा, एक राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों को अगर एक साथ मिले कि बोले तो हम बोलते हैं संसद है। संसद का मतलब 3 चीज, कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति।
लेकिन अगर हम संसद के सदन बोले, कितने हाउसेज होते हैं सदन के, तो सिर्फ दो होते हैं, एक होता है आपका लोकसभा और एक होता है आपका राज्यसभा। तो इसके ट्रिक याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूं, सीधा एक वर्ड हमेशा माइंड में क्लिक करके रखना, सरल। क्या बोलना है? सरल, सरल, सरल। स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। आर्टिकल एकदम आसानी से याद हो जाएगा, 79, 80 एंड 81। यानी संसद का गठन किस आर्टिकल के थ्रू? 79 के थ्रू। राज्यसभा का गठन किसके थ्रू होता है? 80 के थ्रू। एंड लोकसभा का गठन किसके थ्रू होता है? 81 के थ्रू होता है। तो एकदम इजी वे में आप याद कर सकते हो, सरल। क्या याद कर लेना है? सरल, सरल, संसद, राज्यसभा एंड लोकसभा। अब थोड़ा सा राज्यसभा और लोकसभा के बारे में हम लोग एक्सप्लेन देख लें कि राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर है। तो देखो, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। राज्यसभा में बुजुर्गों का सदन कहा जाता है क्योंकि उसमें ज्यादा उम्र के लोग, यानी इसका उम्र देख लीजिए, इसमें सदस्य बनने के लिए कितना साल उम्र चाहिए? 30 साल चाहिए। और वही लोकसभा में अगर हम सदस्य बनना चाहते हो तो उम्र कितना चाहिए? 25 साल। तो राज्यसभा में बड़े आदमी जा रहे हैं यानी बुजुर्ग हो गए, और यहाँ पर 25 साल वाला जा रहा है लोकसभा में तो युवा हो गया। तो बुजुर्गों का सदन, युवाओं का सदन। इसको भावनाओं का सदन कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो सदस्य आते हैं, जो आपके राज्यसभा में सदस्य आते हैं, वो जनता के द्वारा चुनकर नहीं आते हैं, लेकिन जो लोकसभा में सदस्य होते हैं, नॉर्मल पब्लिक के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उनका क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। इसलिए उसको जनता का सदन। अब मान लो हमारे एरिया से हमने किसी नेता को चुनकर भेजा, तो वो हमारी भावनाओं को पार्लियामेंट में प्रकट कैसे करेगा? किस पार्लियामेंट में? राज्यसभा में कि लोकसभा में? सर लोकसभा में, क्योंकि हमने उसको चुनकर भेजा है। इसलिए उसको जनता का सदन कहते हैं, जनता के भावनाओं को प्रकट का सदन कहते हैं, या युवाओं के सदन के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा जो होता है वो अस्थायी होता है, जबकि लोकसभा क्या होता है? अस्थायी होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, जबकि लोकसभा हर 5 साल पर भंग कर कर और नई सरकार बनाई जाती है। यानी राज्यसभा 6 साल के लिए बनती है, देखिए लिखा भी है, राज्यसभा कितने साल के लिए बनती है? 6 साल के लिए। लेकिन उसमें हर दूसरे साल 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और 1/3 सदस्य नए आ जाते हैं। मतलब आपको हर दूसरे साल, मान लो कि जितने भी सदस्य होंगे, अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 1/3 गए और 1/3 आ गए, तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। यही रीजन है कि राज्यसभा का विभाग नहीं होता है। जबकि लोकसभा हर 5वें साल पूरी तरीका से भंग करके दोबारा चुनाव कराया जाता है, दोबारा शासन सत्ता में जिसको आना होता है वो आता है। यानी लोकसभा हर 5 साल में भंग होती है। 5 साल के पहले भी भंग हो सकती है लोकसभा। लोकसभा को 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है, ठीक है। और लोकसभा का कार्यकाल मैक्सिमम 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल के दौरान एक बार बढ़ा था यहाँ पर। अगर हम बात करेंगे कि इसके सदस्य कितने हैं राज्यसभा में, तो राज्यसभा में 250 सदस्य हैं, लेकिन चुनाव होता है 245 पर। रीजन क्या है? 5 सीट पीओके में पड़ जाता है, और बचा 245 में से 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में। 12 सदस्य हो गए मनोनीत, अब बाकी 233 का क्या होता है? निर्वाचन। और यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है, यहाँ आपका एकल संक्रमणीय मतदान आनुपातिक प्रणाली के द्वारा इसका इलेक्शन किया जाता है। जब हम बात करेंगे लोकसभा की, तो लोकसभा में सीटों की संख्या होती है 552, जबकि इलेक्शन होता है आपका 545 पर। और पहले 2 को एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था। इसमें तो 12 लोग मनोनीत होते थे, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में। लेकिन इसमें टोटल कितने लोग मनोनीत होते हैं? तो इसमें मनोनीत होते हैं 2, जो कि अब नहीं होते हैं, क्योंकि 104वां संविधान संशोधन से जो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करने की बात होती थी, अब उसे क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। तो ये बेसिक अंतर था लोकसभा और राज्यसभा में, जो कि बार बार हमारे पेपर में पूछ लिया जाता है। तो आज हम लोगों ने लोकसभा, राज्यसभा, संसद के बारे में देखा, अटॉर्नी जनरल के बारे में देखा, पीएम का कर्तव्य राष्ट्रपति के प्रति देखा, और राष्ट्रपति क्या करते हैं, उनके कार्यपालिका के नाम से उनका जितना भी कार्य होता है, वो सारी बातों पर आज हम लोगों ने चर्चा किया।